सालू ने एआर इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर ली। सालू को अब तक नहीं पता था कि जिस कंपनी में जॉब करने के लिए आई है उस कंपनी का ऑनर कौन है। सालू अपने काम में पूरी मगन होकर काम कर रही थी। तभी उसके पास अरुण आया और उसने सालू को देखकर कहा, मैम सर को कॉफ़ी पीनी है। सालू अपने काम में पूरी मगन थी। उसने अरुण से कहा, तो मैंने कौन सा हाथ पकड़े हैं उनके, पी लें। अरुण ने कहा, मैम सर ने आपको कॉफ़ी बनाने के लिए कह रहे हैं, उन्हें आपके हाथों की बनी कॉफी पीनी है। सालू का ध्यान अब उसकी तरफ गया। अरुण की तरफ देखकर कहा, मैंने इंजीनियरिंग की स्टडी की है, कॉफी बनाने के लिए नहीं की। अपना काम कर रही हूँ, सर से कहिए कॉफी किसी और से बनवा लें। अरुण कुछ और कहता उससे पहले ही उसका फोन रिंग हुआ। अरुण ने फोन देखा और सालू की तरफ बढ़ा दिया। सालू ने गुस्से में फोन लिया और अपने कान पर लगाया तो सामने से आवाज आई, सालू अपना एटीट्यूड अपने घर छोड़कर आया करो। यहाँ जो काम करने के लिए कहा गया है वह करो। सालू ने कहा, अगर ना करूं तो क्या करोगे? आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे। फोन से आवाज आई, जो पेपर आपने साइन किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी देनी होगी। मैं तुम्हें जो भी काम बताऊंगा तुम्हें वह काम करना होगा, वह काम पर्सनल हो या प्रोफेशनल। अगर तुम रिजाइन करना चाहती हो तो कर सकती हो, लेकिन तब जब तुम मुझे 2 करोड़ की पेनल्टी भर दोगी। सालू ने फोन काटकर अरुण को दे दिया। सालू का मन नहीं था, फिर भी वह कॉफी बनाने के लिए चली गई। सालू ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं सालू, कॉफी तो बनानी है, बना दे। सालू कॉफी लेकर अपने बॉस के केबिन में गई तो सर ने अपनी चेयर घुमा रखी थी, जिससे सालू की तरफ पीठ दिखाई दे रही थी। सालू ने कहा, सर आपकी कॉफी। सर ने कहा, टेबल पर रख दो। सालू ने कॉफी टेबल पर रखी और जाने लगी। सर ने अपनी चेयर घुमाकर कहा, रुको सालू। सालू रुक गई। सालू ने पलट कर देखा तो देखकर शॉक्ड रह गई। सालू के मुंह से निकला, रुद्र तुम। रुद्र के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट थी और सालू के चेहरे पर बहुत सारी हैरानी। सालू ने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र ऐसे अचानक से उसके सामने आ जाएगा। रुद्र ने हंसकर कहा, क्यों, क्या हुआ? मुझसे मिलकर अच्छा नहीं लगा? सालू ने अपने दोनों हाथ बांध कर कहा, वह क्या है ना सर, मुझे आप जैसे लोगों को देखने की आदत नहीं है, तो तुम्हें देखकर थोड़ा शॉक्ड हो गई। रुद्र अपनी चेयर से खड़ा हुआ और सालू के सामने आ गया। रुद्र ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। सालू ने कहा, तो तुमने यह डायलॉग मारने के लिए 3 साल पहले मेरे साथ बहसब किया था। रुद्र ने फिर हंसते हुए कहा, क्या हुआ, तुम्हें मेरी याद आती है? तुम्हें मुझसे शादी करने का मन करता है? तुम्हें डेट वाला दिन याद आता है? वैसे मुझे भी वह दिन याद आता है जब हम साथ में खाना खा रहे थे, जब तुम मेरे साथ डांस कर रही थी। तुम्हारी वह हंसी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। तुम तो उस दिन मुझसे दूर ही नहीं जाना चाहती थी। रुद्र ने अपने दोनों हाथ फैलाकर सालू को चिढ़ाते हुए कहा, वह दिन मुझे बहुत याद आता है, उसे तो मैं भूल ही नहीं सकता। तुम्हें याद नहीं आता सालू? सालू पलटकर जाने लगी क्योंकि उसे रुद्र पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रुद्र ने सालू का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही सालू को गुस्सा आ गया। उसने पलट कर एक थप्पड़ रुद्र के गाल पर मार दिया। सालू ने रुद्र को पॉइंट करते हुए कहा, तुम धोखेबाज इंसान, मुझसे दूर रहो। तुम्हारे छूने से अच्छा है मैं मरना पसंद करूंगी। आज के बाद मुझे छूने की गलती भी मत करना। मेरे दिल को तोड़कर तुम्हें चैन नहीं मिला। मुझसे दूर रहना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा फंसाऊंगी कि जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकलोगे। सालू इस वक्त इतने गुस्से में थी कि एक पल के लिए रुद्र भी डर गया। सालू की आंखों में अंगारे दहक रहे थे। सालू ने खुद को कंट्रोल कर लिया, वरना वह आज रुद्र की जान ले लेती। रुद्र को भी अब थोड़ा सा गुस्सा आ गया। रुद्र ने सालू को दोनों कंधों से पकड़ा और दीवार से लगाते हुए बिल्कुल करीब जाकर कहा, क्यों, गुस्सा क्यों आया? क्योंकि मैं तुम्हें डेट के बाद छोड़कर चला गया था इसलिए, या उसके बाद मैंने तुम्हें घास नहीं डाली इसलिए? जानना नहीं चाहोगी कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब क्यों किया? सालू को इस वक्त रुद्र पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सालू ने अपना घुटना रुद्र के लोअर पार्ट पर मार दिया। रुद्र को बहुत दर्द हुआ और रुद्र अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। रुद्र ने गुस्से में कहा, यू सालू, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सालू ने रुद्र को पॉइंट करते हुए कहा, पहली बात मुझसे दूर रहना। दूसरी बात, तुम जैसे घटिया लड़के से मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी। तुमने जो किया सो किया, कोशिश करो कि मैं उसका बदला ना लूं, वरना रुद्र तुम कहीं के नहीं रहोगे। सालू रुद्र के केबिन से जाने लगी। तभी वह वापस आई। उसने कॉफी उठाई और रुद्र के मुंह पर मारकर कहा, तुम्हारे लिए बनाकर लाई थी, आखिर तुम्हें पीनी चाहिए। इतना कहकर उसने खाली कप टेबल पर रखा और वापस अपनी डेस्क पर चली गई।
रुद्र दर्द के कारण सोफे पर बैठ गया और खुद से गुस्से में बोला, इस मिर्ची को तो मैं ठीक करके रहूंगा। सालू अपनी डेस्क पर आई। सालू के सिर में इस वक्त बहुत दर्द था। सालू के दिमाग में 3 साल पहले की बातें घूमने लगी। सालू की आंखें नम हो गईं। उसे अपनी डेट याद आई, जब वह रुद्र के साथ होटल गई थी। रुद्र सालू डेट पर गए हुए थे। सालू रुद्र से बहुत प्यार करने लगी थी, इसलिए घर पर बिना बताए रुद्र से मिलने आ गई थी। पर रुद्र अपने एहसासों से अनजान था। रुद्र तो सिर्फ सालू से बदला लेना चाहता था। रुद्र ने सालू से प्यार का नाटक किया था। रुद्र सालू ने डेट पर केक काट दिया, डांस किया, मस्ती की। सालू बहुत खुश थी रुद्र के साथ। रुद्र और सालू ने साथ में बहुत एंजॉय किया। रुद्र ने बड़े प्यार से सालू को अपने पास खींचकर उसके गालों पर किस करते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सालू ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसलिए हम जल्दी से जल्दी शादी कर लेते हैं। रुद्र ने अपना माथा सालू के माथे से जोड़कर कहा, सालू इतना क्यों डर रही हो, मैं हूं ना, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं आज ही तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊंगा। जब तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तब हम शादी कर लेंगे। रुद्र ने कहा, ठीक है सालू, चलो कुछ खा लेते हैं। रुद्र और सालू साथ में लंच करने लगे। दोनों ने साथ में बैठकर लंच किया और फिर दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चले गए। दोनों ने साथ में एक अच्छा समय बिताया। रुद्र ड्राइव करते हुए सालू को ही देख रहा था। रुद्र ने अपना बदला तो ले लिया था, सालू के दिल में अपने लिए प्यार जगाकर, पर उसे कहीं ना कहीं एक बेचैनी हो रही थी। रुद्र और सालू ने 3-4 घंटे एक साथ अच्छा समय बिताया और उसके बाद रुद्र ने सालू को ठाकुर निवास छोड़ दिया। उस दिन के बाद से रुद्र ने सालू का एक भी फोन रिसीव नहीं किया। सालू वह सब याद करके रोने लगी। सालू ने मन ही मन खुद से कहा, रुद्र, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जितना मैं तुम्हारे लिए तड़पी हूँ, तुम भी मेरे लिए तड़पोगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जो आग तुमने मेरे लिए जलाई थी, तुम उस आग में खुद जलोगे, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। दूसरी तरफ रुद्र के केबिन में रुद्र गुस्से में चक्कर लगा रहा था। रुद्र मन ही मन खुद से कह रहा था, जब छोड़कर गया था तब तो भीगी बिल्ली थी और अब तो जंगली बिल्ली बनकर आई है, लेकिन मैं भी रुद्र हूँ, मैं जंगली बिल्ली को भी कंट्रोल कर लूंगा। रात के 10 बज गए थे। रुद्र का सारा स्टाफ जा चुका था। रुद्र जैसे ही ऑफिस से निकला उसे कुछ याद आया। रुद्र जब जा रहा था तो उसने सालू की डेस्क की तरफ देखा। डेस्क खाली थी, लेकिन पार्किंग तक जाते हुए रुद्र को याद आया कि उसने सालू की डेस्क पर सालू का दुपट्टा देखा था। रुद्र भागता हुआ वापस सालू की डेस्क पर आया। रुद्र ने देखा सालू नीचे बैठी बैठी सो गई थी। रुद्र ने सालू को जगाने की कोशिश की, लेकिन सालू बेसर जमीन पर टेक लेकर बैठे हुए सो रही थी। रुद्र ने सालू के माथे को छुआ तो सालू का माथा बुखार से तप रहा था। सालू को बहुत तेज बुखार था। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। रुद्र को समझते देर नहीं लगी कि सालू केबिन से निकलने के बाद बहुत ज्यादा रोई है। रुद्र ने सालू को फिर जगाने की कोशिश की। सालू ने आधी अधूरी आंखें खोलकर कहा, छोड़ दो, मुझे छूना मत, मेरे पास मत आना। सालू ये सब बोलकर गिड़गिड़ाकर बोल रही थी, छोड़ दो, मुझे छूना मत, प्लीज ऐसा मत करो। सालू की ऐसी हालत देखकर रुद्र को बहुत दुख हो रहा था। रुद्र को समझ नहीं आया कि सालू ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। रुद्र ने सालू को अपनी गोद में उठा लिया। रुद्र सालू को लेकर गौरी के फ्लैट गया, क्योंकि ठाकुर निवास जाने की हिम्मत रुद्र के अंदर नहीं थी। आरिका मुंबई आ चुकी थी। आरिका सीधे अपने सिन्हा मेंशन में गई। आरिका के डैड ने बहुत पहले ही सिन्हा मेंशन बनवा दिया था, लेकिन आरिका वहां नहीं रहती थी। गौरी का फ्लैट। रुद्र सालू को गोद में लेकर गौरी के गेट के बाहर खड़ा था। गौरी ने सालू और रुद्र को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। गौरी ने गुस्से में कहा, अब क्या किया तुमने इस लड़की के साथ? कहीं जान से तो नहीं मार दिया? वैसे भी तुमने इसकी जिंदगी नरक बना दी थी। यह न जीने में थी न मरने में, जिंदा लाश बनकर रह गई थी ये लड़की, तुम्हारी वजह से। गौरी, रुद्र ने कहा। गौरी, वह सब बाद में, अभी सालू भी बेहोश है। गौरी का फ्लैट बस एक रूम का था। रुद्र ने सालू को बेडरूम में ले जाकर लेटा दिया। पीछे पीछे एक लेडी डॉक्टर आ गई, जिसे रुद्र ने पहले इन्फॉर्म कर दिया था। डॉक्टर ने सालू का चेकअप किया और रुद्र की तरफ देखकर कहा, मिस्टर रुद्र, इन्हें पैनिक अटैक आया है, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक होश में आ जाएंगी। रुद्र ने कहा, पैनिक अटैक? पैनिक अटैक वह कैसे? डॉक्टर ने कहा, शायद इनके पास्ट में कुछ हुआ है, कोई हादसा जिसकी वजह से ये डरती है। आप मुझे बता सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था? रुद्र ने कंधे उचकाकर कहा, मुझे नहीं पता।
गौरी ने कहा 5 साल पहले हुआ था एक हादसा जिसकी वजह से इसे पैनिक अटैक आता है। लेडी डॉक्टर ने पेपर पर कुछ मेडिसिन लिखी और रुद्र के हाथ में थमाते हुए कहा, सर ये मेडिसिन इन्हें दे दीजिएगा। लेडी डॉक्टर गौरी के फ्लैट से चली गई और रुद्र सवाल भरी नजरों से गौरी को देख रहा था। इस वक्त गौरी भी रुद्र को देखकर आग बबूला हो गई थी। सालू ने अपने और रुद्र के बारे में सब कुछ गौरी को बताया था। जब रुद्र सालू को छोड़कर चला गया था तब गौरी ने ही सालू को संभाला था। गौरी ने हाथ बांधकर कहा, अभी यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ यहाँ से, मैं सालू को संभाल लूंगी। वैसे भी जब तुम नहीं थे तब मैं ही संभालते थे। रुद्र ने कहा, मुझे जानना है सालू के साथ क्या हुआ था। गौरी ने गुस्से में कहा, और किस हक से जानना है, क्यों जानना है? तुम तो अपने बदले की आग में पागल हो गए थे। उस आग में तुमने सालू को भी झोंक दिया। आधे अधूरे सच के साथ तुमने सालू को धोखा दिया। रुद्र आगे कुछ बोलता उससे पहले ही गौरी ने रुद्र की बाजू पकड़ी और अपने फ्लैट से बाहर खींचकर निकाल दिया। गौरी ने रुद्र को पॉइंट करते हुए कहा, आज के बाद मैं तुम्हें सालू के साथ न देख लूं, वरना तुम जानते ही हो अक्षित भाई क्या करेंगे तुम्हारे साथ। रुद्र को यह बात उसके दिमाग में हिट कर गई कि सालू के साथ 5 साल पहले क्या हुआ था। रुद्र इसी टेंशन में अपने विला वापस आ गया। रुद्र जब विला के अंदर आया तो लाइट ऑफ थी। रुद्र जैसे ही अंदर आया लाइट ऑन हो गई। रुद्र ने नजर उठाकर देखा तो सामने आरिका खड़ी थी। रुद्र ने आरिका को देखकर कहा, कब आई तुम? आरिका ने पूछा, तुम कहाँ थे? रुद्र ने कहा, ऑफिस में, वहीं से आ रहा हूँ। आरिका ने कहा, झूठ मत बोलो रुद्र, तुम सालू को लेकर गौरी के घर गए थे। अब क्यों उस लड़की के पीछे पड़े हो जब उसे इतना दर्द दे चुके हो? रुद्र को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, तो क्या करता आरिका, मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे हर रात निहारिका सपने में दिखाई देती थी। एक रात भी सुकून से नहीं सोया हूँ। बदला सिर्फ तुम्हारा नहीं था, मेरा भी था। हमने जो कुछ किया दोनों ने मिलकर किया, इसलिए तो मुझे अकेले ब्लेम नहीं कर सकती। सालू इन सब में इन्वॉल्व थी, इसलिए मैंने उसे पनिश किया। आरका ने रुद्र का कॉलर पकड़ लिया और कहा, ऐसे पनिशमेंट नहीं करते, तुमने उसे झूठा प्यार का दिखावा किया। वह बहुत छोटी थी, उस वक्त सिर्फ 18 साल की थी। रुद्र ने अपना कॉलर आरिका के हाथों से छुड़वाते हुए कहा, इतनी छोटी भी नहीं थी कि कोर्ट में जाकर झूठी गवाही दे दी। सालू की झूठी गवाही से ही करण खन्ना बच गया था। आरिका ने कहा, मैंने तुम्हें लाख मना किया था कि इन सब में सालू को इन्वॉल्व मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। और अब जब तुमने इन्वॉल्व कर ही लिया है तो अब क्या लेने आए थे उसके पास? क्यों उसे गोद में उठाकर गौरी के पास छोड़कर आए हो? रुद्र ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसे कुछ हो जाए। मैं उसे अभी और पनिश करूंगा। सो नहीं पता, मेरे सपने में निहारिका हमेशा आकर कहती है, रुद्र मेरी मौत का बदला लोगे ना? आरिका ने कहा, अब नींद आती है तुम्हें? सालू के साथ ये सब करने के बाद सुकून से सोए हो तुम? अब निहारिका सपने में नहीं आती? अपने दिल पर हाथ रखकर कहो रुद्र कि सालू से बदला लेने के बाद तुम सुकून से रहे हो? इसका जवाब तो रुद्र के पास भी नहीं था। बात तो यह थी कि रुद्र भी सालू के साथ वह सब करने के बाद और ज्यादा बेचैन रहने लगा। रुद्र बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। आरिका ने उसे रोकते हुए कहा, बताओ रुद्र, अब आती है तुम्हें नींद? अब चैन से सो पाते हो? क्या तुम्हें गिल्ट फील नहीं होता कि तुमने सालू के साथ गलत किया? रुद्र ने पलटकर गुस्से में कहा, नहीं होता गिल्ट फील, बिल्कुल नहीं होता। मैं सालू को नहीं छोड़ूंगा। सालू जैसी लड़कियां सिर्फ झूठ बोलना जानती हैं। आरिका ने कहा, रुद्र ऐसा कुछ है जो मुझे और तुम्हें नहीं पता। हमें उस सच को ढूंढना चाहिए। मैंने अक्षित की जिंदगी खराब कर दी और तुमने सालू की। रुद्र ने आरिका की बात को इग्नोर किया और टाई की नॉट ढीली करते हुए अपने कमरे में चला गया। रुद्र अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गया। रुद्र की आंखों में नींद नहीं थी। रुद्र पिछले 5 सालों से ठीक से सोया नहीं था। जिस सुकून को पाने के लिए उसने सालू का दिल तोड़ दिया, पर रुद्र को सुकून नहीं मिला। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश की, लेकिन रोज की तरह उसे नींद नहीं आई। पिछले 5 सालों से रुद्र 2 या 3 घंटे ही सो पाता था। उन 2 या 3 घंटों में भी कभी उसे निहारिका दिखाई देती तो कभी सालू। रुद्र ने सोने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में सालू का चेहरा घूम रहा था। उसे सालू की याद आती थी। सालू के साथ बिताया हुआ हर पल उसकी आंखों के सामने फिल्म की तरह चलता रहता था। लेकिन रुद्र ने कभी अपने दिन की बात नहीं मानी। गौरी का फ्लेट। सालू जब सोकर उठी तो गौरी नाश्ता बना रही थी। सालू उठी और जाकर पीछे से गौरी को गले लगा लिया। गौरी ने बड़े प्यार से सालू के गाल पर हाथ रखकर कहा, उठ गया बच्चा? सालू ने अपना सर गौरी के कंधे पर रखकर कहा, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? गौरी ने कहा, रुद्र।
सालू की आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आ गए। गौरी पलट गई और सालू के गाल पर हाथ रखकर बोली, सालू रोने का टाइम गया। 3 साल बहुत होते हैं रोने के लिए। तुम ऐसे इंसान के लिए रो रही हो जिसे तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं थी। सालू ने कहा, वह मुझे यहाँ छोड़कर क्यों गया? पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता है। गौरी ने कहा, शायद इंसानियत के नाते, या हो सकता है उसके दिल में अभी भी कहीं ना कहीं तुम हो। सालू ने कहा, भाभी मैं उसे माफ नहीं करूंगी। गौरी बोली, मत करना, बिल्कुल मत करना, लेकिन फाइट बैक करो। और अगर तुम फाइट भी नहीं करना चाहती हो तो कम से कम रुद्र की हर बात का मुंह तोड़ जवाब दो। सालू ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद सालू तैयार होकर जाने लगी तो गौरी ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, सालू रुको। सालू रुक गई और उसने मुस्कुराकर गौरी को देखकर कहा, लाइए भैया का लंच भी तो देना है। मैं दे दूंगी। गौरी ने टिफिन सालू को दे दिया। सालू टिफिन लेकर अथर्व के ऑफिस चली गई। सालू सीधा अथर्व के केबिन में गई और टिफिन रखते हुए बोली, लो भैया, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अक्षित भैया को भी खिला देना। अथर्व ने टिफिन देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अथर्व ने कहा, सालू तुम ये ड्यूटी रोज नहीं कर सकती? सालू ने हाथ बांधकर कहा, आप अपने कुक को हमेशा के लिए घर नहीं ला सकते? अथर्व ने मुस्कुराकर कहा, मेरे कुक ने अपनी कसम से बांध रखा है, वरना कब को उठाकर ले आता। सालू ने कहा, आपका और गौरी भाभी का प्यार 80 की फिल्मों की तरह है, जहाँ एक दूसरे को देख कर ही 3 साल से काम चला रहे हैं, वरना आजकल की लवर्स में इतना पेशेंस नहीं होता। खैर अक्षित भैया कहाँ हैं? अथर्व ने कहा, रुद्र सिन्हा के ऑफिस। ये सुनते ही सालू को घबराहट होने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर अक्षित का सामना रुद्र से हुआ तो अक्षित अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सालू ने हड़बड़ाहट में पूछा, वहां क्यों गए? अथर्व ने कहा, पता नहीं। जब से अक्षित को पता चला है कि रुद्र आरका का भाई है और AR इंडस्ट्री का मालिक, तब से ही रुद्र से मिलने की बेचैनी हो रही थी उसको। फाइनली रुद्र इंडिया आ गया तो उससे मिलने गया है। सालू ने कहा, भैया मैं भी जा रही हूँ। इतना कहकर सालू भी चली गई। अथर्व ने अपना टिफिन खोला और मुस्कुराकर कहा, आई लव यू गौरी, आई लव यू सो मच। अथर्व को सालू और रुद्र के बीच जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में कुछ नहीं पता था। गौरी ने भी उसे कभी नहीं बताया, लेकिन अक्षित को सब कुछ पता था। AR इंडस्ट्री, रुद्र अपने केबिन में काम कर रहा था। तभी अक्षित ने गुस्से में केबिन का गेट खोला और रुद्र के सामने आकर बैठ गया। अक्षित बहुत ही एटीट्यूड और गुस्से में रुद्र के सामने बैठा था। अक्षित को ऐसे देखकर रुद्र को भी गुस्सा आ गया और उसने अपने लैपटॉप साइड में रख दिया। अक्षित ने अपने चेयर को हल्का सा घुमाते हुए कहा, दोनों भाई बहन को आदत है पीठ पीछे बार करने की। रुद्र ने कहा, तुम्हारे जैसा टॉप लॉयर ये बोलते हुए अच्छा नहीं लगता। तुमने भी निहारिका के पीठ पीछे बार किया था। अक्षित ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है रुद्र, अगर तुम और हारिका सामने से आकर मुझसे सच पूछते तो मैं तुम्हें सच बता देता, लेकिन अब मेरा मन नहीं है तुम दोनों को सच बताने का। अब तुम दोनों भाई बहन बेचैनी से सच ढूंढोगे, लेकिन तुम्हें सच का पता नहीं चलेगा। रुद्र ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, मिस्टर अक्षित ये सब बोलने आए थे, अगर बोल लिया है तो जा सकते हैं। अक्षित खड़ा हुआ और रुद्र का कॉलर पकड़कर बोला, मैं तुम्हें ये कहने आया हूँ कि तुमने इन सब में सालू को इन्वॉल्व करके गलती कर दी, और अब सालू तुम्हारे ऑफिस में काम करती है। अगर गलती से भी तुमने सालू को हर्ट किया, टॉर्चर किया या परेशान किया तो अक्षित भूल जाएगा कि तुम हारिका के भाई हो। रुद्र ने भी गुस्से में कहा, क्यों नहीं इन्वॉल्व करता? सालू की वजह से ही करण खन्ना बच गया था, वरना करण खन्ना को फांसी से कोई नहीं बचा सकता था। अक्षित ने गुस्से में कहा, रुद्र अपनी हद में रहो, अगर मेरी सालू को एक खरोच भी आई तो तुम जानते नहीं हो अक्षित पहले वाला अक्षित नहीं रहा, घायल शेर बन गया है। रुद्र ने कहा, तो क्या करोगे तुम? अक्षित का गुस्सा भी हद से पार हो गया। उसने एक मुक्का रुद्र को मार दिया। रुद्र भी फुल एटीट्यूड में था। रुद्र से भी मुक्का बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने भी अक्षित को मारना शुरू कर दिया। दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। दूसरी तरफ हारिका ने अपनी गाड़ी पार्किंग में पार्क कर रही थी। हारिका अपने ऑफिस में आई तो सारा स्टाफ रुद्र के केबिन के बाहर खड़ा था। हारिका ने स्टाफ को देखकर कहा, क्या हो रहा है, सब यहाँ क्यों खड़े हो? तभी अरुण ने रुद्र के केबिन की तरफ इशारा किया। हारिका ने रुद्र के केबिन में देखा तो रुद्र अक्षित दोनों लड़ रहे थे। हारिका ने हैरानी से अरुण की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो, उन दोनों को रोकते क्यों नहीं? हारिका ने स्टाफ को उनकी डेस्क पर जाकर काम करने के लिए कहा तो सब वहां से चले गए। हारिका जल्दी से केबिन में आई।
हारिका अक्षित और रुद्र के बीच खड़ी हो गई, जो पंच बनाकर खड़ा था, और अक्षित रुद्र को मारने ही वाला था, लेकिन हारिका को देखकर अक्षित रुक गया। रुद्र ने कहा, आगे से हटो हारिका, आज या तो मैं नहीं या अक्षित नहीं। हारिका ने कहा, रुद्र कल रात समझाया था ना, चुप हो जाओ। हारिका ने अक्षित की तरफ देखकर कहा, आप ही सही है, सारा स्टाफ तुम दोनों को देख रहा है, अपनी अपनी कंपनी के ऑनर हो तुम दोनों, और ऐसे बच्चों की तरह लड़ रहे हो। रुद्र तो शांत हो गया, लेकिन अक्षित नहीं हुआ। अक्षित ने फिर से रुद्र का कॉलर पकड़ लिया और मारने के लिए पंच उठाया, तो हारिका ने उसका हाथ पकड़कर रुद्र से दूर ले जाते हुए कहा, क्या कर रहे हो, शांत हो जाओ, छोड़ दो रुद्र को। अक्षित ने अपना गुस्सा कंट्रोल करके हारिका की तरफ देखकर धीरे से कहा, अगर मैं रुद्र को छोड़ दूं तो ब्यूटीफुल गर्ल मुझे क्या मिलेगा। हारिका अक्षित की बात अच्छे से समझ रही थी। हारिका ने नम आंखों से कहा, अक्षित प्लीज मत करो। अक्षित ने फिर धीरे से कहा, ताकि रुद्र न सुन ले, आज रात मेरे विला में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हारिका ने भी धीरे से कहा, मैं नहीं आऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी, तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। अक्षित ने कहा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ। तुम आओगी, और अगर नहीं आई तो मेरा गुस्सा रुद्र पर निकलेगा। हारिका की आंखों में फिर से आंसू आ गए। अक्षित ने गुस्से में कहा, हारिका ने बचा लिया तुम्हें रुद्र, वरना किसी भी लड़की के साथ कुछ करने की हालत में नहीं रहते। अक्षित रुद्र के पास आया और उसके गले की टाई निकालकर अपने हाथ में लपेटकर हारिका की तरफ देखकर बोला, रात को काम आएगी। इतना कहकर अक्षित रुद्र के केबिन से चला गया। अक्षित रुद्र के केबिन से कुछ कदम ही चला था कि सालू से टकरा गया। अक्षित ने सालू को देखा और सालू ने अक्षित को देखा। सालू अक्षित को बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कुछ भी पूछने की। अक्षित ने भी बिना कुछ कहे सालू का हाथ पकड़ा और वापस रुद्र के केबिन में आ गया। अक्षित ने गुस्से भरी आंखों से रुद्र को देखा और पॉइंट करके कहा, सालू अगर ये लड़का तुम्हें परेशान करे, तुम्हारे साथ बदतमीजी करे, तुम्हें पलट कर जवाब दे, ये तुम्हें मजबूर करने की कोशिश करे, तो बेझिझक इसे जान से मार देना, केस तुम्हारा भाई लड़ लेगा। इतना कहकर अक्षित जल्दी से केबिन से चला गया। हारिका ने सालू को देखा। सालू और हारिका की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी, जिसे हारिका ने बदले की आग में जला दिया। हारिका ने फिर भी हिम्मत करके पूछा, सालू कैसी हो। सालू ने थोड़ा गुस्से में कहा, अपने इस भाई से पूछो कैसी हूं मैं, कैसा बना दिया इन्होंने मुझे। रुद्र ने मुझे इतना दर्द दिया कि अब दर्द ही नहीं होता, इन्होंने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। रुद्र ने कहा, बहुत बोल लिया, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, जाओ जाकर अपना काम करो। सालू रुद्र के केबिन से अपने डेस्क पर चली गई। हारिका के दिमाग में अभी अक्षित की बातें घूम रही थी। हारिका ने नम आंखों से रुद्र से कहा, हमने सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, हमारी जिंदगी तो पहले ही बर्बाद थी, हमने अक्षित और सालू की भी जिंदगी तबाह कर दी। रुद्र ने कहा, बस करो, मेरा दिमाग पहले ही खराब है, और मत करो। हारिका आंखों में आंसू लिए अपने केबिन में आ गई। हारिका अपनी चेयर पर बैठ गई और उसने आंखें बंद करके अक्षित के बारे में सोचने लगी। एक वह टाइम था जब हारिका अक्षित के करीब जाती थी तो अक्षित शर्माता था, और आज अक्षित हारिका को कुछ भी बोल देता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हारिका अपने ही ख्यालों में थी, तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। हारिका ने फोन चेक किया तो उसमें अक्षित का मैसेज था। हारिका ने मैसेज ओपन किया तो उसमें लिखा था, साड़ी पहनकर आना, तो मुझे साड़ी में ज्यादा हॉट लगती हो, साड़ी में एक होने का मजा ही कुछ और होगा। हारिका ने मैसेज पढ़ा तो उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। हारिका ने जिस लाइफ लाइन से प्यार किया था वह तो कब का मर गया था। अब तो वह उसके सामने अक्षित था, जो हारिका से बेपनाह नफरत करता था। दूसरी तरफ विक्रम की मीटिंग तो कब की खत्म हो गई थी, लेकिन विशाखा के लिए उसने अब तक होटल से चेकआउट नहीं किया था। विक्रम इतने दिनों से विशाखा को प्रपोज करने की हिम्मत जुटा रहा था, लेकिन उसके अंदर अभी तक विशाखा से बात करने के लिए हिम्मत नहीं थी। विशाखा भी रेस्टोरेंट में कस्टमर को नाश्ता सर्व कर रही थी, तभी उसके पास एक वेटर आकर बोला, रूम नंबर 209 में तुम्हें जाकर ब्रेकफास्ट सर्व करना है, चली जाओ। विशाखा ने हाँ में गर्दन हिलाई और एक प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व करके रूम नंबर 209 की तरफ चली गई। विशाखा ने रूम नॉक किया तो अंदर से किसी लड़के ने डोर खोल दिया। विशाखा ने उस लड़के को देखकर कहा, सर आपके लिए ब्रेकफास्ट। उस लड़के ने विशाखा को टेबल पर ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए कहा। विशाखा ने टेबल के ऊपर ब्रेकफास्ट रख दिया। विशाखा जाने के लिए मुड़ी तो उस लड़के ने विशाखा का हाथ पकड़ लिया। विशाखा एकदम से डर गई और उसने अपना हाथ झटकते हुए कहा, आप क्या कर रहे हैं। उस लड़के ने ड्रिंक की हुई थी। उस लड़के ने कहा, जानती हो मैं कौन हूँ।
पवन खन्ना रघुनाथ खन्ना का पोता हूँ। तुम अपनी एक रात की कीमत बोलो। विशाखा ने कहा, सर आप गलत समझ रहे हैं, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। इतना कहकर विशाखा जाने लगी कि पवन ने उसका हाथ पकड़कर बेड पर धकेल दिया। पवन विशाखा के ऊपर आते हुए कहने लगा, हर लड़की बिकाऊ होती है, बस उसकी कीमत अलग अलग होती है। तुम अपनी कीमत बताओ, मुंह मांगी कीमत दूंगा। बस एक रात की बात है। विशाखा को बहुत डर लग रहा था। विशाखा ने पवन खन्ना को धक्का देते हुए कहा, सर आपने ड्रिंक की है, आप होश में नहीं है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। विक्रम का मन होटल के कमरे में नहीं लग रहा था। विक्रम ने रिसेप्शन पर फोन करके कहा, मुझे ब्रेकफास्ट रूम में चाहिए, प्लीज विशाखा को ही भेजना। रिसेप्शन पर बैठा हुआ लड़का हंसकर बोला, क्या बात है, विशाखा बहुत पॉपुलर हो गई है, लेकिन वह इस वक्त पवन खन्ना के साथ बिजी है, आपको सर्विस शायद 2 या 3 घंटे बाद दे पाएगी। विक्रम समझ गया कि विशाखा इस वक्त किसी मुसीबत में है। रिसेप्शन पर बैठा हुआ लड़का क्या कह रहा है, विक्रम बहुत अच्छे से समझ रहा था। विक्रम ने फोन काटा और भागता हुआ रिसेप्शन पर गया और जाते ही उसने उस लड़के को मारना शुरू कर दिया। विक्रम ने कहा, मुझे जल्दी से पवन खन्ना के रूम का नंबर बताओ, वरना तुम यहाँ से अपने पैरों पर चलकर नहीं जा पाओगे। वह लड़का डर गया और उसने पवन खन्ना के रूम का नंबर बता दिया। विक्रम बिना देर किए भागता हुआ रूम नंबर 209 में गया। विक्रम ने गेट नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। पवन खन्ना ने विशाखा के मुंह पर हाथ रखा हुआ था, जिससे विशाखा कुछ बोल नहीं पा रही थी। बाहर विक्रम लगातार गेट को नॉक कर रहा था। विक्रम ने कहा, विशाखा तुम अंदर हो। विक्रम की आवाज में परेशानी और चिंता दोनों दिखाई दे रही थी। तभी विक्रम की नजर वहां से जाते हुए वेटर पर पड़ी और उसने उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा। वेटर के पास उसकी डुप्लीकेट की थी, तो उसने रूम का डोर खोल दिया। विक्रम जल्दी से अंदर आया तो देखा पवन खन्ना ने विशाखा का मुंह हाथ से बंद कर रखा था और वह विशाखा के ऊपर था। विक्रम जल्दी से अंदर आया और पवन खन्ना को धक्का दे दिया और उसका कॉलर पकड़कर उसे मारने लगा। वह वेटर सब देख रहा था। वह जल्दी से रिसेप्शन पर गया और मैनेजर को बुलाकर लाया। तब तक विक्रम ने पवन खन्ना को बहुत मार चुका था और उसके हाथ की हड्डी ही तोड़ दी थी। विक्रम अपने कॉलेज में बॉक्सिंग चैंपियन था, इसलिए उसे पता था कि कहाँ मारने से कितनी चोट लगती है। पवन खन्ना तो पहले ही अपने होश में नहीं था, तो वह विक्रम की मार खाता रहा। मैनेजर ने विक्रम को पकड़ते हुए कहा, सर छोड़ दीजिए, ये बहुत बड़ी हस्ती है, सर हमारा होटल बदनाम हो जाएगा, सर छोड़ दीजिए, सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, यह रघुनाथ खन्ना का पोता है। विक्रम ने पवन खन्ना को छोड़कर मैनेजर का कॉलर पकड़कर कहा, तुम्हारे होटल में ये सब होता है कि लड़की को किसी के भी कमरे में भेज देते हैं? तुम्हारा होटल तो मैं बंद करवा कर रहूंगा। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। विक्रम मोदक नाम है मेरा। मैनेजर ने बात को संभालते हुए कहा, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। विक्रम ने कहा, रिसेप्शन पर बैठे हुए लड़के से पूछो कैसे हुआ। विक्रम ने विशाखा को संभाला और वहां से अपने रूम में आ गया। विशाखा तो सिर्फ रोए जा रही थी। विक्रम ने पानी देते हुए कहा, विशाखा चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन विशाखा तो बस रोए जा रही थी। विक्रम ने विशाखा के गाल पर हाथ रखकर कहा, शांत हो जाओ। विशाखा खुद को संभाल नहीं पा रही थी। विशाखा एकदम से विक्रम के गले लग गई और रोने लगी। विक्रम ने विशाखा के बालों को सहलाते हुए कहा, बस विशाखा अब चुप हो जाओ, उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं हुआ है, मैं समय पर आ गया था ना। विशाखा ने कहा, अगर तुम नहीं आते तो कुछ हो जाता, मैं खुद को मार लेती। विक्रम, मुझे लगा मैं बच नहीं पाऊंगी और मुझे नोच खाएगा। विशाखा लगातार रोए जा रही थी। फाइनली विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मेरे साथ मुंबई चलो, मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो। विशाखा ने कहा, नहीं विक्रम, मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, मैं पहले ही तुम्हारे एहसानों के नीचे दबी हुई हूँ, और एहसान मत करो। विक्रम जानता था कि विशाखा बहुत खुददार है, वह उसका कोई एहसान नहीं लेगी। विक्रम ने कहा, मुंबई चलो, वहाँ कोई जॉब ढूंढ लेना। विक्रम के बहुत समझाने पर विशाखा मुंबई जाने के लिए मान गई। AR इंडस्ट्री। रुद्र अपने केबिन में काम कर रहा था। रुद्र ने सालू को अपने केबिन में बुलाया। रुद्र ने सालू को बिना देखे कहा, राघवेंद्र की फाइल लेकर आओ। सालू ने अपने डेस्क पर जाकर राघवेंद्र की फाइल लाकर रुद्र को दे दी। रुद्र ने फाइल को लेकर कहा, मेहरा ग्रुप की फाइल कंप्लीट करके दो, और आज ही कंप्लीट करनी है। सालू ने मेहरा ग्रुप की फाइल पर काम करना शुरू कर दिया। करीब 5 घंटे काम करने के बाद सालू ने फाइल कंप्लीट करके रुद्र के केबिन में चली गई। सालू ने फाइल रुद्र को देते हुए कहा,
सर मैंने फाइल कंप्लीट कर दी है, आप देख लीजिए। रुद्र ने सालू की तरफ देखा तो सालू बहुत थकी हुई लग रही थी। रुद्र ने फाइल ले ली और चेक करने लगा। फाइल चेक करके कहा, ठीक है तुम जा सकती हो। सालू जैसे ही जाने लगी और उसने केबिन का गेट पर हाथ लगाया, रुद्र ने कहा, सालू रुको। सालू रुक गई। सालू को रुद्र की बात पर गुस्सा आ गया। उसने पलटकर कहा, ऑफिस टाइम खत्म हो गया है, अब मैं कोई काम नहीं करूंगी। अब मुझे घर जाना है, मैं बहुत थक गई हूँ। सुबह से काम कर रही हूँ। कोई काम है तो आप अरुण को बता दीजिए। मेरा दिमाग भी बहुत ज्यादा खराब है, मुझे अब बस घर जाना है। सालू ने ये बातें बहुत गुस्से में और थकी हुई आवाज में कही थी। रुद्र अपनी चेयर से उठ गया और सालू के करीब जाने लगा। सालू डर के मारे पीछे होने लगी। रुद्र कदम बढ़ाता रहा। सालू डर के मारे पीछे कदम लेती रही और वह दीवार से लग गई। रुद्र एकदम सालू के पास आ गया। सालू ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, सर आप भूल गए अक्षित भाई ने आपसे क्या कहा था। आप मेरे साथ कोई बदतमीजी करेंगे तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। रुद्र बिल्कुल सालू के करीब आकर धीरे से उसके कानों में बोला, तुम्हारा पीरियड आया है, तुम्हारी ड्रेस खराब हो गई है। यह बात सुनते ही सालू की आंखें बड़ी हो गईं। अब सालू को याद आया कि क्यों सुबह से उसके पेट और कमर में दर्द हो रहा था। उसके पीरियड कुछ दिन पहले ही आ गए थे। रुद्र यह बात कहकर अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। सालू जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रही। सालू को इस वक्त बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। सालू ने रुद्र की तरफ नहीं देखा। सालू नजर झुकाए हुए बस सोच रही थी कि अब वह क्या करे। रुद्र बस सालू को देखे जा रहा था। रुद्र के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। रुद्र सालू को ही नीचे से ऊपर तक स्कैन कर रहा था। सालू ने आज एक वाइट कलर का अनारकली सूट पहन रखा था, जिसमें सालू बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से सालू का शर्माना उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। सालू का गुस्सा भी उसकी खूबसूरती को बढ़ा देता था। रुद्र इस वक्त सालू की खूबसूरती में ही खोया हुआ था। सालू ने बहुत हिम्मत करके पूछा, सर मैं क्या वो मैं क्या मैं आपका बाथरूम उसे यूज कर सकती हूँ। रुद्र ने कहा, नहीं, अथर्व का ऑफिस। अक्षित ऑफिस पहुंचा तो अथर्व के केबिन में गया। अथर्व अपनी चेयर पर बैठे हुए ही सो गया। अक्षित ने कहा, लगता है बेटू ने आज भी इसके लिए लंच भेजा है, तभी खा पी कर सो गया है। अक्षित ने फिर वह टिफिन खोल कर देखा तो टिफिन पूरा खाली था। अक्षित ने कहा, मेरे हिस्से का भी खाना खा लिया, इतना सारा खाना खाएगा तो नींद तो आएगी ही। अक्षित अपने केबिन में आ गया। अक्षित ने अपनी आंखें बंद की और कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद अक्षित ने अपना फोन निकाला और सेरा को फोन करके कहा, पता चला आरिका को कौन ब्लैकमेल कर रहा है। सेरा ने कहा, बस इतना पता चला है कि वह कोई औरत है, सामने कभी नहीं आती, बस मैडम को फोन पर ही धमकी देती है। अक्षित ने कहा, आरिका के फोन को ट्रेस करो। सेरा ने कहा, ट्रेस किया था, लेकिन वह औरत अलग अलग नंबर से फोन करके मैडम को धमकी देती है। अक्षित ने कहा, इस बार उस औरत का कॉल आरिका के पास आए तो मेरे फोन पर कनेक्ट करना, मैं दोनों की बातें सुनना चाहता हूँ। सेरा ने कहा, ओके सर। अक्षित अपने काम में बिजी हो गया। करीब 3 घंटे बाद अक्षित के पास सेरा का फोन आया। सेरा ने आरिका और उस मैडम की बातें सुनने के लिए अक्षित का फोन कनेक्ट किया था। अक्षित ने फोन लेकर स्पीकर पर करके टेबल पर रख दिया। अक्षित उनकी बातें सुनने लगा। आरिका ने कहा, क्यों मुझे बार बार परेशान करती हो। औरत ने कहा, आरिका बदला लेना बस तुम्हें आता है, मैं भी तुमसे बदला ले रही हूँ। आरिका ने कहा, मैं मजबूर हूँ इसलिए तुम फायदा उठा रही हो। जिस दिन मेरी मजबूरी खत्म हुई उस दिन तुम्हें पाताल से भी ढूंढ कर मार दूंगी। यह सुनते ही अक्षित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। औरत ने हंसते हुए कहा, जो भी हो आरिका, तुम एक शेरनी हो जिसे मैंने बकरी बनाया हुआ है। आरिका ने गुस्से में कहा, यह शेरनी तुमसे वादा करती है कि एक दिन तुम्हारा शिकार करके रहेगी। उस औरत ने कहा, शिकार तो मेरा जब करोगी तुम मेरा जब मैं तुमसे मिलूंगी। खैर, सुना है तुम आज रात अक्षित के विला जा रही हो उसकी जरूरत पूरी करने। यह कहकर वह औरत पागलों की तरह हंसने लगी। हारिका की आंखों में आंसू आ गए। फिर भी उसने हिम्मत करते हुए कहा, यह मेरा और अक्षित का पर्सनल मैटर है, तुम बीच में बोलने वाली कौन होती हो। औरत ने कहा, हाँ समझती हूँ पर्सनल मैटर, वह प्यार तुमसे करता नहीं, शादी तुमसे करेगा नहीं, लेकिन अपनी जरूरत तुमसे ही पूरी करेगा। हारिका, तुम्हें पता है ना, बिना किसी रिश्ते के अगर कोई औरत किसी आदमी के घर के बेडरूम के बिस्तर पर उसे क्या कहते हैं। हारिका ने चिल्लाते हुए कहा, जस्ट शट अप, अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारी गंदी जुबान से मैं अपने और अक्षित के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती। उस औरत ने हंसते हुए कहा, ओ माय गॉड, शेरनी को तो गुस्सा आ गया।
चल शेरनी, तुम्हें ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाती, बस कुछ याद दिलाना चाहती हूँ कि अक्षित की बाहों में पिघल मत जाना और उसे सच मत बता देना, वरना एक सच मैं भी अक्षित को बता दूंगी। अक्षित अब बस तुमसे नफरत करता है, और अगर वह सच अक्षित को पता चल गया तो वह फिर तुम्हारे साथ क्या करेगा ये कोई नहीं जानता। आरका ने कहा, तुम्हारी जैसी चीप औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। औरत ने कहा, तो खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। उस औरत ने फिर कहा, याद रखना हारिका, अगर तुमने अक्षित को सच बताया तो तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद अक्षित ही करेगा। इतना कहकर उस औरत ने फोन काट दिया। अक्षित ने सारी बातें सुन ली। थोड़ी देर सोचने के बाद अक्षित ने फिर सेरा को फोन करके कहा, मुझे हारिका की पल पल की खबर चाहिए। कब कहाँ जाती है, किससे मिलती है, घर कब आती है, घर से कब निकलती है, हर एक सेकंड की खबर चाहिए। सेरा बोला, ओके सर, लेकिन सर उस औरत ने मैम को बहुत ज़्यादा मजबूर कर रही है, और इसी वजह से मैम टेंशन और डिप्रेशन में भी हैं। कल मैं अस्पताल भी गई थी। मैंने उस डॉक्टर से बात की जिस डॉक्टर से हारिका मैम अपना ट्रीटमेंट करवाती हैं। उसी डॉक्टर ने मुझे बताया कि हारिका मैम 1 साल से टेंशन और डिप्रेशन का शिकार है, और नींद के लिए नींद की दवाई भी लेती हैं। अक्षित बोला, मैं देख लूंगा, तुम बस हारिका पर नजर रखो। अक्षित ने फोन कट कर दिया। हारिका ने खुद से कहा, ब्यूटीफुल गर्ल, आज तुम्हारा डिप्रेशन कम कर दूंगा। तुम्हें सुकून और नींद भी तो मेरी बाहों में ही आती है। सालू पिछले 15 मिनट से दीवार से सटकर खड़ी थी और रुद्र उसे कंटिन्यू निहार रहा था। सालू को इस वक्त रुद्र पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और रुद्र के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। सालू ने फिर से हिम्मत करके पूछा, सर प्लीज मैं आपका बाथरूम उसे यूज कर लूं? रुद्र ने पेपर वेट घुमाते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं। सालू को रुद्र की बात पर गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं भी किस आदमी से हेल्प की उम्मीद कर रही हूँ जिसके पास दिल नाम की चीज नहीं है। इस सिचुएशन में भी अपनी अकड़ नहीं छोड़ रहा है। अब तक सालू की आंखों में आंसू आ गए थे। सालू ने कहा, आप देख रहे हैं, मैं इस सिचुएशन में बाहर नहीं जा सकती। अगर ऐसी हालत में बाहर जाऊंगी तो पूरा स्टाफ मेरा मजाक बनाएगा। एक बार मुझे अपना बाथरूम यूज करने दीजिए। रुद्र अपनी चेयर से उठकर सालू के पास आ गया। रुद्र सालू के पास खड़ा हुआ था। रुद्र ने कहा, और मैं क्यों करूं तुम्हारी हेल्प? कुछ दिन पहले ही तुमने मुझे एक थप्पड़ मार कर गई थी। मेरे लोअर पार्ट पर भी अपना घुटना मार कर गई थी, और काफी मेरे मुंह पर मार कर गई हो, और मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। रुद्र का चेहरा सालू के चेहरे के बहुत करीब था। सालू को उस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। उसका मन कर रहा था कि काश यहीं एक गड्ढा खोदकर उसमें छुप जाती। शर्म के कारण सालू रुद्र को देख भी नहीं रही थी, बस अपनी नजरें झुकाए हुए चुपचाप खड़ी थी। रुद्र बस सालू को ही देख रहा था। रुद्र को पिछले 3 साल से ये तो समझ आ गया था कि उसका सुकून कहीं ना कहीं सालू के पास ही है। रुद्र ने सालू के कान में धीरे से कहा, एक शर्त पर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिस गाल पर तुमने थप्पड़ मारकर गई थी, तुम्हें उसी गाल पर किस करना पड़ेगा। रुद्र की बात पर सालू को गुस्सा आ गया। उसने रुद्र के सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा, मैं तुम्हें किस नहीं करने वाली। अगर कहोगे तो दूसरे गाल पर भी थप्पड़ जरूर मार सकती हूँ। सालू के धक्का देने से रुद्र 2 कदम पीछे हटा। रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तो फिर ऐसे ही खड़ी रहो। सालू ने फिर गुस्से में कहा, रुद्र क्या चाहते हो? रुद्र ने मुस्कुराकर कहा कि सोच लो सालू, जितना लेट करोगी उतनी मेरी डिमांड बढ़ेगी। सालू ने गुस्से में कहा, नहीं करनी किस, इसमें ऐसे ही बाहर चली जाऊंगी। सालू कुछ कदम चली थी कि उसने महसूस किया उसकी ड्रेस पूरी तरह से खराब हो चुकी है। सालू फिर से दीवार से लग गई। सालू की आंखों में आंसू फिर से बह निकले, और उसने बेबस आवाज में कहा, तुम इस सिचुएशन पर भी मेरा फायदा उठा सकते हो। सच में मैंने तुमसे गिरा हुआ इंसान नहीं देखा। रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, अब तो देख लिया, अब बताओ क्या डिसाइड किया है तुमने? मुझे किस करोगी या पूरी रात ऐसे ही खड़ी रहोगी? सालू को याद आया कि उसका फोन भी डेस्क पर रह गया। उसने कहा, मैं तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानने वाली। मुझे तुम अपना फोन दे दो, मैं किसी फ्रेंड को फोन करके बुला लूंगी। रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, ओहो, फोन दे दूं? अपने होठ ना दे दूं? किस कर लेना। रुद्र सालू के साथ मजाक मस्ती कर रहा था। सालू पे गुस्से से आग बबूला हो रही थी। सालू ने गुस्से में कहा, रुद्र मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट हर पल बढ़ती जा रही थी। रुद्र इतने साल बाद इतना हंसा था। जो भी था, रुद्र सालू के साथ खुश रहता था। थोड़ी देर मजाक करने के बाद रुद्र ने फिर सालू के पास आया और कहने लगा, इतनी देर से बहस कर रही हो, लेकिन एक किस नहीं दे सकती। कोई बात नहीं, मैं ही ले लेता हूँ। इतना कहकर रुद्र अपने होठों से सालू के होठों पर किस करने लगा।
सालू रुद्र को धक्का दे रही थी, लेकिन रुद्र सालू को हिला भी नहीं पा रही थी। रुद्र को सालू के धक्का देने से इरिटेशन हो रही थी, इसलिए रुद्र ने सालू के दोनों हाथ पकड़ लिए। सालू लगातार छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रुद्र उसे छोड़ ही नहीं रहा था। 10 मिनट बाद रुद्र ने सालू को छोड़ा। सालू ने गुस्से में रुद्र को पूरी ताकत से धक्का दे दिया। रुद्र के चेहरे पर फिर से एक मुस्कुराहट आ गई। रुद्र सालू के पास आया और उसे गोद में उठा लिया। सालू ने गुस्से में कहा, क्या कर रहे हो रुद्र? छोड़ो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। लेकिन रुद्र ने सालू को नहीं उतारा। आज सालू को कहीं ना कहीं 3 साल पुराना वाला रुद्र नजर आ रहा था। सीधे रुद्र सालू को बाथरूम में ले गया और खड़ा कर दिया। रुद्र ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस लेकर आता हूँ। इतना कहकर रुद्र बाथरूम से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद बाथरूम का गेट नॉक हुआ। सालू ने थोड़ा सा गेट खोला और रुद्र ने उसे बैग पकड़ा दिया। सालू ने खोलकर देखा तो उसमें एक सूट था। सूट देखकर सालू और ज्यादा हैरान हो गई। सालू और रुद्र एक मॉल में बैठे थे। दोनों मॉल के कैफे में बैठे कॉफी पी रहे थे। सालू मॉल को बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी उसकी नज़र वहाँ की एक शॉप पर गई, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेस थी। सालू ने रुद्र को वहाँ पर एक ड्रेस दिखाते हुए कहा, देखो रुद्र, वह कितनी सुंदर ड्रेस है। कितना अच्छा सूट है ना, ब्लू कलर का, कितना प्यारा लग रहा है। रुद्र ने कहा, तुम्हें पसंद है? सालू ने कहा, हाँ मुझे बहुत पसंद है। रुद्र अपनी चेयर से उठा और कुछ ही देर में रुद्र वह सूट लाकर सालू को देते हुए कहा, ये लो सालू, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। सालू ने हाथ बांधकर कहा, रुद्र तुम्हें क्या लगता है मैं उन लड़कियों की तरह हूँ जो अपने बॉयफ्रेंड से गिफ्ट मांगती हैं और हर समय उन्हें लूटती रहती हैं? रुद्र ने हंसते हुए कहा, मैं एक ड्रेस में लूट जाऊंगा? हे भगवान! सालू ने गुस्से में कहा, रुद्र ड्रेस मैं भी खरीद सकती हूँ। तुम भी ये जानते हो, मैं ठाकुर परिवार की बेटी हूँ। मैं ये ड्रेस तुमसे नहीं ले सकती, और आज के बाद मेरे लिए कुछ मत खरीदना, क्योंकि तुम्हारे पैसे खर्च होते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम बस अक्षित भाई के पास असिस्टेंट की जॉब करते हो। तुम्हारी सैलरी भी ज़्यादा नहीं है। सारे पैसे मुझ पर खर्च कर दोगे तो सेविंग कैसे करोगे? रुद्र ने हंसते हुए कहा, अच्छा जी, समझ गया। आज के बाद तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दूंगा। तो अब इसका क्या करूं? मैं खुद पहन कर घूमूं? सालू ने हंसते हुए कहा, नहीं, तुम पर यह सूट बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो तुम इस ड्रेस को अपने पास रख लो, और जब हमारी शादी हो जाएगी, जब तुम्हारे पैसे पर मेरा हक होगा, तब मैं ड्रेस को ले लूंगी। रुद्र ने कहा, फ्यूचर किसने देखा है? सालू ने कहा, मैंने देखा है। उसमें मेरा और तुम्हारा फ्यूचर साथ में है। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रुद्र बोला, ठीक है, मैं रख लेता हूँ। जब मुझे लगेगा कि यह ड्रेस तुम्हें देनी चाहिए, तब मैं ड्रेस तुम्हें दे दूंगा। सालू ने नम आंखों से खुद से कहा, रुद्र चाहता क्या है? ना खुद चैन से जीता है, ना मुझे जीने देता है। वो फिर से बातों में फंसा रहा है, और फिर से सालू तुझे हर्ट करेगा। सालू, तू उसकी बातों में मत आ। तू रुद्र को माफ नहीं कर सकती। सालू ने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, मैं रुद्र को माफ नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। सालू बाथरूम से बाहर आई और अपना बैग उठाकर जाने लगी। रुद्र ने उसे पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, मैं छोड़ दूंगा। रुद्र की आवाज सुनकर सालू रुक गई, लेकिन उसने बिना पलटे ही कहा, कितनी बार और छोड़ोगे रुद्र? सालू रुद्र के केबिन से चली गई, और रुद्र सालू को जाते हुए देख रहा था। हारिका गाड़ी से उतरकर गाड़ी से टेक लगाकर खड़ी हो गई। हारिका की हिम्मत अंदर जाने की नहीं थी। एक वक्त था जब हारिका अक्षित के पास जाने के लिए तड़पती थी, लेकिन आज हारिका अक्षित के पास जाने से डरती है। अक्षित ने हारिका को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हारिका करीब 1 घंटे तक गाड़ी से टेक लगाकर वैसे ही बाहर खड़ी रही, लेकिन विला के अंदर जाने की हारिका की हिम्मत नहीं थी। हारिका के दिमाग में 3 साल पहले की बातें घूम रही थी, वह लम्हे जो अक्षित के साथ बिताए थे। लेकिन एक गलत फहमी के चलते हारिका ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जो तूफान हारिका लेकर आई थी, उस तूफान में अकेला अक्षित बर्बाद नहीं हुआ, हारिका, सालू और रुद्र भी हो गए थे। हारिका अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी, तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। हारिका ने फोन चेक किया तो उसमें अक्षित का मैसेज था। हारिका ने मैसेज पढ़ा, बाहर ही खड़ी रहोगी या अंदर भी आओगी? तुम्हारा पता नहीं, लेकिन तुम्हें बाहों में लेने के लिए मैं तड़प रहा हूँ। जल्दी अंदर आओ, बहुत देर से बाहर खड़ी हो। यह मैसेज पढ़ते ही हारिका की आंखें नम हो गईं और उसके रेंगटे खड़े हो गए। हारिका ने खुद से कहा, हारिका, अब जो आग तूने लगाई है, अब उस आग में जलना भी तुझे ही है। सोच क्या रही है? अक्षित अपने मन की किए बिना नहीं मानेगा। जा अंदर। हारिका खुद को समझाते हुए अंदर आ गई। हारिका ने जैसे ही हॉल में कदम रखा, हॉल पूरा खाली था। साइड में पेंट के कुछ डिब्बे रखे हुए थे। शायद अक्षित अपने विला में पेंट करवा रहा था।
हारिका 2 कदम ही चली थी कि अक्षित ने उसका हाथ पकड़कर दीवार से लगा दिया और किस करने लगा। अक्षित बहुत प्यार से हारिका को किस कर रहा था। हारिका की आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन वह अक्षित को रोक नहीं सकती थी। हारिका को अक्षित के करीब आना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आज अक्षित का उसके करीब जाना घिन से भरा लग रहा था। अक्षित किस करता हुआ हारिका के गले तक आ गया और किस करने लगा। हारिका बस अपनी तबाही देख रही थी। अक्षित ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो हारिका ने अक्षित को धक्का दे दिया और अक्षित हारिका से कुछ कदम पीछे हट गया। अक्षित का पैर पेंट के डब्बे में जाकर लगा और रेड पेंट जमीन पर बिखर गया। हारिका ने आंखों में आंसू लिए कहा, जब प्रियंका से शादी कर रहे हो तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो? जाकर प्रियंका के साथ करो। हारिका की बात सुनकर अक्षित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अक्षित ने सही कहा था कि वह हारिका को मुस्कुराकर ही मार देगा। हारिका अक्षित की मुस्कान देखकर और ज्यादा रोती थी। अक्षित ने मुस्कुराकर कहा, जो खुशबू तुम्हारे अंदर है प्रियंका में कहाँ? जो मजा तुम्हारे पास आता है वह प्रियंका के पास नहीं आता। जितना सुकून तुम्हारे पास है प्रियंका में नहीं है। धोखा मुझे तुमने भी दिया है और प्रियंका ने भी। प्रियंका का तो मैं तुमसे भी ज्यादा बुरा हाल करूंगा। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी नरक बना दी। अच्छे खासे अक्षित को हार्टलेस बनने पर मजबूर कर दिया। फिलहाल तुम्हें नहीं लगता कि मेरे और तुम्हारे बीच प्रियंका को नहीं आना चाहिए? अभी हमारे प्यार भरे पल चल रहे हैं और तुम हो कि उस प्रियंका का नाम लेकर मेरा मूड खराब कर रही हो। आरका ने अक्षित को पॉइंट करते हुए कहा, जब शादी करके घर लेकर आओगे तब मूड खराब नहीं होगा। जब उसे दिन रात देखोगे तब मूड खराब नहीं होगा। जब उसके साथ सुहागरात मनाओगे तब मूड खराब नहीं होगा। अक्षित ने हारिका की कमर पर हाथ रखकर खुद के करीब करते हुए कहा, तुम कहोगी तो नहीं मनाऊंगा सुहागरात उसके साथ। उसके साथ सिर्फ शादी कर लूंगा, बाकी सुहागरात तुम्हारे साथ ही मना लूंगा। हारिका नम आंखों से अक्षित को ही देख रही थी और उसकी बाहों से छूटना चाहती थी, लेकिन अक्षित ने भी डिसाइड कर लिया था कि वह हारिका को कभी नहीं छोड़ेगा। हारिका ने अपने आंसू कंट्रोल करते हुए कहा, क्या चाहते हो अक्षित? अक्षित ने हारिका के बालों में चेहरा छुपाते हुए कहा, फिलहाल तो तुम्हें चाहता हूँ और अभी चाहता हूँ। हारिका ने रोते हुए कहा, अक्षित अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तो मैं वापस अमेरिका चली जाऊंगी। फिर देखते हैं कि किसे परेशान करते हो। फिर अपनी जिंदगी प्रियंका के साथ खुशी खुशी बिताना। अक्षित ने मुस्कुराकर हारिका का चेहरा देखा। हारिका की लाल आंखें, लाल गाल, लाल नाक हारिका की खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। अक्षित ने कहा, मैं तुम्हें परेशान करता हूँ? हारिका, तुम भूल गई, पहले तुमने मुझे किस किया था जबरदस्ती। तुम तो अथर्व के साथ मुझे किडनैप करने भी आई थी, याद है? उस दिन मैंने तुम्हें गाड़ी के पीछे कितनी सारी किस की थी। वह क्या कहती हो तुम? फ्रेंड किस की थी? वह सब छोड़ो, तुमने मुझे प्रियंका के सामने ऑफिस में भी किस किया था। और क्या धमकी दी थी मुझे कि अगर मैं तुम्हें किस नहीं किया तो तुम मुझे डीप फ्राई करके खा जाओगी। भूल गई? तब तुम तो मेरे नज़दीक आने के लिए मरती थी। अब मैं खुद तुम्हारे पास होता हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है। तुम अपनी आंखों में आंसू ले आती हो। अक्षित जैसे जैसे आरिका की पिछली बातें याद कर रहा था, आरिका की आंखों में आंसू के साथ शर्म की लाली भी चेहरे पर आ रही थी, जो अक्षित को कहीं ना कहीं सुकून दे रही थी। अक्षित को आरिका की शर्म से ही प्यार हुआ था और आरिका का शर्माना अक्षित को बहुत अच्छा लगता था। आरिका अक्षित की बाहों में से निकलना चाहती थी, लेकिन अक्षित ने अपनी पकड़ मजबूत की हुई थी। आरिका की शर्म धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वह तो अक्षित को देख भी नहीं रही थी, अक्षित आरिका को ही देख रहा था। अक्षित के दिमाग में सेरा की बात ही घूम रही थी कि आरिका मैम डिप्रेशन में है। अक्षित ने मन ही मन खुद से कहा, आरिका क्यों हो तुम डिप्रेशन में? क्यों? अपने दिल की बात बता क्यों नहीं देती? अपने अक्षित पर विश्वास तो करके देखो। अक्षित तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। याद नहीं आरिका, मैंने तुम्हें कहा था कि इस चक्रव्यूह से बाहर लेकर आऊंगा, लेकिन तुम खुद ही इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं आना चाहती। तो मैं क्या करूं? क्यों खुद को हर्ट करती हो? अक्षित अपने ख्यालों में ही था कि उसकी पकड़ आरिका से ढीली हो गई। आरिका ने फायदा उठाया और अक्षित को धक्का दे दिया। अक्षित गिरने वाला था कि उसने खुद को बचाने के लिए आरिका का हाथ पकड़ लिया, लेकिन खुद को संभाल नहीं पाया और धड़ाम से नीचे गिर गया। अक्षित उस रेड कलर के पेंट पर ही गिरा था जो उसके पैर लगने से फैल गया था। अक्षित के पेंट पर गिरते ही आरिका को हंसी आ गई, लेकिन आरिका हंसी नहीं, बस हल्का सा मुस्कुरा रही थी, जैसे वह अपनी हंसी कंट्रोल कर रही हो। अक्षित की व्हाइट शर्ट रेड पेंट में गिरने से रेड हो गई थी। अक्षित आरिका को ही देख रहा था, जो खुलकर हंसना नहीं चाहती थी। अक्षित ने आरिका का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है ना? इतना कहकर आरिका को भी खींच लिया
और आरिका भी अक्षित के ऊपर गिर गई। आरिका की पर्पल कलर की साड़ी भी रेड हो गई। अक्षित ने पेट में हाथ डुबोकर आरिका की कमर पर लगा दिया। आरिका के शरीर में सिहरन दौड़ गई। आरिका ने अक्षित का हाथ पकड़ लिया और उसके ऊपर से उठने लगी, लेकिन वह पूरी तरह से उठ पाती। उसका पैर पेट में स्लिप हो गया और फिर से अक्षित के ऊपर गिर गई। अक्षित ने अपना एक हाथ सर के नीचे रखा और मुस्कुराकर गुनगुनाया, गुमसुम हो क्यों पास आओ ना, रूठे हो यूं मान जाओ ना। गुमसुम हो क्या पास आओ ना, रूठे हो यूं मान जाओ ना। आरका ने अक्षित का गाना इग्नोर किया और फिर से उठने लगी। आरका उठ गई थी कि उसका पल्लू अक्षित की कोहनी के नीचे फंस गया। अक्षित ने अपनी कोहनी खींच ली, जिससे आरिका फिर से उसके ऊपर गिर गई। अक्षित ने अपना एक हाथ आरिका की कमर पर रख लिया और फिर गाना गुनगुनाया, जाने किस बात पर तुम ऐसे खफा हो गई, शायद अनजाने में कोई मुझसे खता हो गई, जाने किस गलती पर तुम ऐसे खफा हो गई। आरका को अक्षित के ऐसे बिहेवियर पर गुस्सा आ रहा था। आरका ने अक्षित की बाहों में खुद को छुड़वाते हुए कहा, अक्षित छोड़ो मुझे, छोड़ो। अक्षित ने करवट लेकर आरिका को अपने नीचे कर लिया और उसके पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, क्यों छोड़ू तुम्हें? मैंने तुम्हें यहाँ छोड़ने के लिए बुलाया है। तुम्हें नहीं पता तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो जो करने आई हो वह करो। आरिका चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। अक्षित बिल्कुल आरिका के चेहरे के पास आया। अक्षित ने पेट में हाथ डुबाकर आरिका के चेहरे पर लगाया और अंगूठे से उसके होठों पर रब करते हुए गाना गुनगुनाया, तुम जो हंसती हो तो ये मौसम मुस्कुराता है, कलियां खिलती हैं, सारा आलम गुनगुनाता है। आरिका के आंसू अक्षित के गर्दन पर गिरने लगे, लेकिन अक्षित को तरस नहीं आया। अक्षित करवट लेकर आरिका को फिर से अपने नीचे ले आया। आरिका की आंखों में कंटिन्यू आंसू बह रहे थे। अक्षित ने आरिका को गोद में उठा लिया और सीढ़ियों से होता हुआ अपने रूम में आ गया और आरिका को लेकर सीधे बाथरूम में आकर सावर ऑन कर दिया। आरिका ने कुछ नहीं कहा, उसके आंसू और ज्यादा बहने लगे। वह चाह कर भी अक्षित को खुद से दूर नहीं कर सकती थी। अक्षित ने अगले ही पल अपने होठ आरिका के होठों पर रखकर किस करने लगा। करीब 1 घंटे बाद दोनों बाहर आए। आरिका ने अक्षित की शर्ट पहन रखी थी। अक्षित ने भी टी शर्ट और लोअर पहन लिया था। अक्षित आरिका को अपनी बाहों में लेकर बेड पर लेट गया। आरिका महसूस कर रही थी कि अक्षित उसकी कितनी केयर कर रहा है। आरिका अक्षित से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, बहुत सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन आरिका को लगा कि यह सही टाइम नहीं है। आरिका अक्षित के सीने पर सर रखकर लेटी है। आरिका के चेहरे पर इस वक्त एक मुस्कान के साथ साथ शर्म भी थी। अक्षित को इतने करीब देखकर आरिका शर्म से लाल हो रही थी। आरिका ने नामे गर्दन हिला दी। अक्षित ने कहा, तो सो जाओ ब्यूटीफुल गर्ल, तुम्हें आराम की जरूरत है। अक्षित ने फिर से आरिका को अपने ऊपर लिटा लिया और उसकी कमर सहलाने लगा। आरिका ने फिर पूछा, आज इतनी मेहरबानी क्यों? अक्षित ने मुस्कुराकर कहा, लगता है तुम मानोगी नहीं। इतना कहकर अक्षित ने फिर से आरिका को नीचे कर लिया और उसकी शर्ट की बटन खोलने लगा। आरिका ने अक्षित का हाथ पकड़ लिया और ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आरिका ने कहा, छोड़ो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं बस पूछ रही थी। अक्षित ने कहा, हाँ तुम पूछ रही थी ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अक्षित के हाथ अब आरिका को गुदगुदी करने लगे। आरिका तेज तेज हंसने लगी। अक्षित आरिका को गुदगुदी करता ही रहा और आरिका जोर जोर से हंस रही थी। आरिका अक्षित का हाथ पकड़कर हटाती, अक्षित बार बार हाथ छुड़ाकर आरिका को गुदगुदी करने लगता। अक्षित ने पूरे 3 साल बाद आरिका को हंसते हुए देखा था। थोड़ी देर हंसने मुस्कुराने के बाद अक्षित ने कहा, आरिका सो जाओ। अक्षित फिर से आरिका को अपने ऊपर लिटाकर आरिका की कमर सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद आरिका सो गई। अक्षित ने धीरे से आरिका को बेड पर लिटा दिया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। अक्षित उठकर बालकनी में आ गया और उसने फोन निकालकर सेरा को फोन करके कहा, प्रियंका पर नजर रखो, मुझे उसकी पल पल की खबर चाहिए। शादी होने तक वह किससे मिलती है, क्या करती है, सारी डिटेल मुझे चाहिए। सेरा ने कहा, जी सर। अक्षित वापस आया और उसने आरिका के माथे पर किस किया। फिर वह आरिका को बाहों में लेकर सो गया। सुबह जब आरिका की आंख खुली तो उसने कमरे में अक्षित को नहीं देखा। आरिका ने अपने पास एक चिट देखी। आरिका ने चिट उठाकर पढ़ी। उसमें लिखा था, कपड़े मंगवा दिए हैं, फ्रेश हो जाओ, नाश्ता भी टेबल पर रखा है, नाश्ता करके चली जाना। आरिका ने टाइम देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। आरिका ने खुद से कहा, मैं इतना कैसे सो गई। जो भी था, आरिका को सुकून तो अक्षित की बाहों में ही आता था, इसलिए ही आरिका इतनी सुकून की नींद सो पाई। आरिका ने चिट पढ़ी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आरिका जल्दी से रेडी हुई
और हारिका जब नीचे आई तो कुछ वर्कर पेंट कर रहे थे। वर्कर ने हारिका को देखा तो नमस्ते मैम बोला। हारिका ने मन में खुद से कहा, शायद ये लोग मुझे प्रियंका समझ रहे हैं। हारिका ने नाश्ता देखा तो उसकी भूख बढ़ गई। हारिका ने जैसे ही प्लेट सीधी की, उस पर चिट थी। उसमें लिखा था कि हर बार मैं तुम्हें नाश्ता बनाकर नहीं खिलाऊंगा, खाना बनाना सीख लो। नेक्स्ट टाइम जब मेरे घर आओगी तो उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे नाश्ता बनाकर खिलाओगी। तुम्हें खाने से पहले तुम्हारे हाथ का खाना खाना पसंद करूंगा। हारिका के चेहरे पर ना चाहते हुए भी फिर से एक मुस्कान आ गई। हारिका ने नाश्ता किया और अक्षित के विला से चली गई। ठाकुर इंडस्ट्रीज। अक्षित अपने दिन में काम कर रहा था, तभी उसने बाहर की तरफ देखा तो अथर्व भागता हुआ कहीं जा रहा था। अक्षित ने मुस्कुराकर खुद से कहा, लगता है आज बेटू फिर से मिलने आई है। अथर्व भागता हुआ लिफ्ट के पास आया। लिफ्ट अभी तक फ्लोर पर नहीं आई थी। अथर्व ने अपनी सांसें कंट्रोल की। थोड़ी देर बाद लिफ्ट खुली। लिफ्ट में एक सूट पहने हुई लड़की खड़ी थी, जिसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। उसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। उस लड़की को देखकर अथर्व के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अथर्व लिफ्ट के अंदर चला गया। लड़की कोई और नहीं, गौरी थी। गौरी का जब भी अथर्व को देखने का मन होता तो वह अथर्व के ऑफिस में चेहरा छिपाकर आ जाती। उसे लगता था कि अथर्व मुझे पहचान नहीं पाएगा, लेकिन अथर्व गौरी को अपनी आंख बंद करके भी पहचान लेता था। अथर्व लिफ्ट की दीवार से टेक लगाकर बिल्कुल गौरी के सामने खड़ा हो गया। गौरी भी अथर्व के सामने ही खड़ी थी। गौरी चोरी छिपे अथर्व को ही देख रही थी। गौरी के ऐसा करने पर अथर्व के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अथर्व जानता था कि उसके सामने गौरी है, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया। गौरी भी अथर्व को देखकर खुश हो जाती थी। गौरी को कहीं ना कहीं इस बात का गुरूर था कि अथर्व अभी उसी का इंतजार कर रहा है और उसी से प्यार करता है। उसने अभी तक शादी नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात का डर भी होता था कि अथर्व उसका कभी नहीं हो सकता। हमेशा की तरह लिफ्ट फिर से रुक गई। यह सब अथर्व के कहने पर ही होता था। अथर्व और गौरी लिफ्ट में एक दूसरे को चोर नज़र से देख रहे थे। 15 मिनट बाद लिफ्ट अपने आप ठीक हो जाती थी। थोड़ी देर बाद लिफ्ट सही हो गई और गौरी लिफ्ट से चली गई। अथर्व मुस्कुराकर दीवार से लग गया। अथर्व ने अपनी आंखें बंद करके अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, मेरी गौरी। अथर्व खुश होता हुआ लिफ्ट से निकलकर अपने केबिन में जा रहा था कि अक्षित ने उसे बीच में रोक लिया। अक्षित ने अथर्व को अपने केबिन में बुलाया। अथर्व अक्षित के केबिन में चला गया। अक्षित ने मुस्कुराकर कहा, मिल आया बेटू से। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।